ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और आज का क्लास शायद यूनिट 6 है। कौन सी यूनिट है आज की क्लास की? तो आई थिंक यूनिट 6 है ना। आवाज़ जा रही है सबको? ऋतिक, रिया, रोशन, शिवम, बबलू, आशुतोष, रिया, माइक, क्या लिखो, माइकमेट गेमर। चलो, सबका गुड आफ्टरनून। आवाज़ क्लियर जा रही है? तो कल क्लास तो नहीं हुई थी, कल की क्लास नहीं हुई थी, आज है। ओके। और ये जो क्लास है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आपका एक ही वीडियो में जो ना, ये सिर्फ एक वीडियो में जो ना, एक क्लास में जो ना आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आपको ई बुक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। ठीक है। और भी जो भी मतलब अपडेट आता है वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आज जो हम लोग जो ये करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग PYQ करेंगे, जो अदर डिफरेंट एग्जाम में पूछ चुका है और बिहार स्टेट में जो पूछने वाला है वो सारे क्लास हम लोग इसमें देखेंगे। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, कल कुछ मतलब टेक्निकल इशू था और प्लस आपकी फेस्टिवल भी थी, तो इसके ध्यान में रखते हुए कल की मैंने भी क्लास कैंसिल कर दी थी। नहीं, हो जाएगा, घबराना नहीं है। मैं बार बार मैं यही बात कहता हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है शिवानी जी, आपको डरने की कोई जरूरत, बस आप पढ़ते रहिए, जितना करवा रहा हो उतना आप करते रहिए। तो एक ही क्लास में आपका क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहले PYQ लगभग 70 क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप सुनते रहिए। और ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट से 10-10 क्वेश्चन है, यानी प्लस 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इतना सारा अगर आप कर ले रहे हैं तो आपके लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में बोलते हैं उसको तुलनात्मक राजनीति। हिंदी में क्या बोलते हैं? तुलनात्मक राजनीति। ये क्या लगा दिए हैं, इसकी ऑफ़र तो ख़त्म हो गई है, तो इसको छोड़ दीजिए। ऐसे अभी भी आप चाहे तो मतलब इनरोल कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ है ना, ये जो एस्टेट की जो नोट्स हैं, नोट्स वाले जो भी है वो नोट्स आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं 100 रुपीज़ में। और ये बेस्ट है आपके लिए, BS स्टेट के लिए क्या है, ये बहुत अच्छी नोट्स है। अब प्लस जो इसके साथ जो टेलीग्राम जो ग्रुप जो दिया जा रहा है ना, वो ग्रुप पे अभी हम लोग कौन से यूनिट में है, कोई है टेलीग्राम वाले बच्चे? जी बबलू जी, तो टेलीग्राम वाले जो भी है ना, वो उनको पता है कि अभी यूनिट कौन सी चल रही है उसमें, 9 या 10? 9। तो 9 यूनिट चल रही, तो वहाँ पे जो ना आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आपको वहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। वो अगर आप मतलब वो भी नोट्स पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए क्या इनफ है, वो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उसके लिए जो है ना ये डाल देंगे। ये अगर नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो डाल देंगे। बैच जो है ना, बैच आपका ये है, और 2 और बैच है जो मैं आपको बता दूँ। 2 बैच और है जो मैं आपको बता ही देता हूँ। पहला बैच है ना, पहली जो बैच आपका UGC नेट के लिए। ठीक है, इस पर आप इनरोल कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी क्लास हो चुका है, इसकी प्राइस है 499। ठीक है, और दूसरा जो है BPSC TRE 4 एंड 5 के लिए, 4 एंड 5 के लिए ये बिल्कुल न्यू बैच आ रही है। ये जो बैच आ रही है ना, ये बैच आपका आएगी 10 अक्टूबर से, 10 नवंबर से। तो आप यहाँ पे भी चाहे तो इनरोल आप कर सकते हैं। इसकी फ़ी है 999 है, और शायद ऑफ़र कुछ होगा तो आप देख लेना, वो मुझे भी याद नहीं है, शायद 999 है। ऑफ़र शायद होगा तो शायद 799 होगा शायद, ये मुझे कंफर्म याद नहीं। तो आप इस पर इनरोल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल न्यू बैच। अब बढ़े, तो ये 2 चीज़ें, अब बाकी जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको क्लियर? हाँ, मैं पानी लेकर आया हूँ, सबको क्लियर दिख रहा है ना? पहला क्वेश्चन, whose name is closely associated with the structural function approach? बताओ। जो भी लोग मतलब क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं उनसे मैं खास करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि आपका 2 दिन पहले ही ये टॉपिक्स मैंने पूरी पढ़ाई है, लगभग 3 घंटे की क्लास है पूरी। बताइए कौन है? ये बिहार स्टेट में पूछा गया अभी क्वेश्चन से, PYQ है।
बोलिए। ऑप्शन ए, चलो ठीक है, तो पहला का ऑप्शन ए है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है और ये VBI है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, टैल्कॉन पार्सन का, ओके, याद रखना है इसको, इसको लिख लो कहीं पे। दूसरा क्वेश्चन, समाजवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? फिर से सुन लो, समाजवाद क्या है? पूंजीवाद का चरम सीमा है। ये कथन किसका है? कथन से स्टेटमेंट आता है, कथन से स्टेटमेंट आता है, बताओ, बोलो। ये देखो, ये जो है ना, ये बुक है, ये क्या है? ये बुक है। ये बुक लिखा कौन था, कोई बता सकता है? तो ये बुक लिखा गया था लेनिन के द्वारा। लेनिन के द्वारा 1917 में ये बुक लिखी गई थी, ठीक है, 1917 में ये बुक लिखी गई थी। इसी बुक में था कि समाजवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट? ये भी पढ़ा चुका हूं। बढ़े आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, आप मतलब इनरोल ले लिए ना, तो आप मतलब वेट कर लीजिए ना 10 तारीख तक। अच्छा, एक सवाल को और मुझे बता दो, अभी बताओ मुझे, बिहार स्टेट का ये जो मतलब पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का जो है, साइंस का, ठीक है, कब कब है? मुझे डेट बताओ तो, कमेंट में पहले डेट बताओ कि आप लोग का कब कब एग्जाम है, ताकि मैं जो 2-3 टेस्ट में आपका ले लूँ, और एक जो ना, एक मैं बुक और राइटर का मैं क्लास लाऊंगा यूट्यूब पे ही। ऐसे मैं मतलब पेड वाले को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बुक और राइटर का ये बहुत VBI होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बताइए आप लोग एग्ज़ाम कब से है? ज़्यादातर का 9 है, 15 7, यानी 2 से स्टार्ट है, राइट? 2 से लेकर 15 तक, चलो सही है, 2 से 15 तक है, देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया? भारत में क्षेत्रवाद का मुख्य कारण कौन सी? क्षेत्रवाद, ठीक है, बताइए कौन सी कारण है? बताइए। बोलो, ये क्वेश्चंस मैंने कल भी कराई है, कल की क्लास में भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बोलिए, भाषाई आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स सोशलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ये भी कल करवाया, ये तो आपका SW है, इसको आप कमेंट करके बताइए, इस SW को। फिफ्थ नंबर, समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है, देखो क्वेश्चन सुनो, समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह जिसकी आकृति ढीली हो गई है। क्या हो गई है? ढीली हो गई है, क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। यह कथन किसके द्वारा किया है? कथन स्टेटमेंट से क्वेश्चन हमेशा आता है, किसके द्वारा कहा गया? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ईबार्क, दूसरा क्या है? CEM जॉर्ज, तीसरा क्या है? हेरोल्ड लेस्की। उपयोग में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? किसका ये कथन है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है कि वो इतनी ढीली हो चुकी है कि जो जैसे धारण करने का प्रयास करता है वैसा ही हो जाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? CEM जॉर्ज के द्वारा, CEM जॉर्ज के द्वारा ये कहा गया है। ये शायद मतलब बिहार स्टेट नहीं पूछी है। नेक्स्ट देखो, आलमंड के अनुसार, देखो यहाँ पे दिया हुआ आलमंड की, इसकी बुक का नाम बताओ, आलमंड की बुक का नाम बताओ क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था नहीं है? क्या पूछा है? अवस्था नहीं है। कितने अवस्था थे? अवस्था पढ़ाया हो ना, बताओ कितने अवस्था थे? लिखाया हो पूरे, कितने थे? 7 थे। हितवाचक पढ़ाया हो आपको, आलमंड ने क्या कहा था? हित के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में कहा था इसने, हितवाचक कहा था। उसमें कितने थे? उसमें मैंने 7 चीजें आपको लिखवाया है पूरा। तो बताइए उसमें कौन थे? मतलब गतिमान है, हित समूह है, राजनीति भर्ती है, अधिक निर्णय है, कौन सी होगी ऑप्शन? तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंटरेस्ट, हित समूह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि आलमंड जो है ना वो हित पे ही बात करता है, ठीक है, हित पे यानी पब्लिक इंटरेस्ट पे ही बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत दृष्टिकोण से संबंध नहीं है? क्या पूछ रहा है? सॉरी बताइए, कौन सा जो ना इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये मैंने नोट्स में भी मैंने दिया है, कौन से नहीं है, कौन से नहीं है इसमें से? जेम्स ब्राइस, ठीक है, गुड, जेम्स ब्राइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? कौन सा सबसे ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस? लाइट कम आ रही है आप लोग को? लाइट कम आ रही है? चलो ठीक है, वो देख लो, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ना? ब्राइटनेस में बढ़वा दूं क्या थोड़ा सा? ब्राइटनेस में थोड़ा सा बढ़वा दूं या फिर क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, चलो, क्वेश्चन जब क्लियर दिख रहा है तो पढ़ो। हाँ, मतलब मेरी शक्ल नहीं देखना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का आंसर देना। आपको क्लियर दिख रही है तो फिर बात ही खत्म। जेम्स ब्राइन, नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दो दलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? पहला क्या है, इस प्रणाली में सरकार अधिक स्थिर होती है। दूसरा क्या है, प्रेस पार्टी की गतिविधियों की पूरी तरह से रिपोर्ट कर सकता है। पार्टी अनुशासन कमजोर हो सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा ये तो बता दो ना, ये सारे क्वेश्चन तो इजी ही आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। आप मेल कर दो, मेल पे हो जाएगा, मेल आप कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? दो दलीय पार्टी, तो पहला तो ये है कि सरकार क्या होती है, इससे अधिक स्थिर होती, स्टेबल होती, तो ये भी बात सही है। प्रेस पार्टी गतिविधियों पर पूरी तरह रिपोर्ट कर सकता है, ये भी बात सही है। पार्टी जो है ना, पार्टी अनुशासन कमजोर हो सकती नहीं, तो क्या हो जाएगा? दो सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखो, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों के द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा क्या कहलाती? फिर से देख लो, चुनाव जो लोग जीतते हैं, चुनावी दल, उसको सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा क्या कहलाती है? बताओ, क्या कहलाती है? बोलो, क्या क्या कहलाती है? तो आपको बताया था ना, लूट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायस प्रथा, प्रथा। तो क्या कहलाती है इसका? स्पॉइल्स सिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट देखो, डेविड स्टर्न के अनुसार, डेविड स्टर्न का बुक का नाम बताइए। ये मैंने कल परसों बताई है, बुक का नाम बताओ क्या? ये सब तो अब आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं आता है गूगल से सर्च करो, लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ। इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का अर्थ क्या है? फिर से देखो, इनपुट आउटपुट जो इनके जो थी विश्लेषण थे, उसमें इनपुट का अर्थ क्या है? इनपुट का अर्थ क्या है, सो बताइए, क्या है इनपुट का अर्थ? साउंड क्लियर है ना? चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मांग और समर्थन, ठीक है, इनपुट का अर्थ मांग और समर्थन, ठीक है, पर्यावरण, प्रतिपुष्टि, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। देखो, ये क्या, ये तो आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। तो इनपुट में क्या आता है? इनपुट में कोई बता सकता है क्या आता है इनपुट में? तो याद रखना, इनपुट में क्या आता है? इकोनॉमिक्स आती है, हिस्ट्री आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आती है, आर्थिक आता है, सामाजिक आता है, सोशल आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? इनपुट में आता है, और बाकी ये सारी चीज़ें क्या है? आउटपुट में आती है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने पर बल देता है? क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, पढ़ोगे ऑप्शन सीधे सीधे बन जाएगा, नहीं आपको कुछ करना इसमें, नहीं आपको थोड़ा सा भी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं लगाना है, बस पढ़ोगे सही से बन जाएगा। बताओ, अच्छा सॉरी, मैं कुछ गलत बता दिया क्या?
अच्छा डेविड स्टर्न है ना, इसका तो ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट का विश्लेषण। इनपुट का अर्थ क्या है, हाँ हाँ ठीक है यही होगा, मांग का समर्थन करना, मांग और समर्थन, वो गलत जगह चला गया था। नेक्स्ट देखिए, तुलनात्मक राजनीति के कौन से दृष्टिकोण देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने में बल देता है, कौन सा? फिर से देखो, तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने में, ठीक है, किसको किसको, हिस्टोरिकल, कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझने में। मतलब व्यवहार बात तो नहीं देता आपको, मैंने शायद मतलब यूनिट 1 में ही ये मतलब बता चुका हूँ। रेशनल, तर्क विकल्प शक्ति नहीं है, क्योंकि तर्क मतलब लगा सकते हो तो वो आपकी अप्रोच अच्छी है बस, बट ये होगी नहीं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इसमें से ज़्यादा, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपको ऐतिहासिक, हिस्ट्री और संस्कृति को समझने में हेल्प कर सके। ओके नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग एक क्या है, वो क्वास जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, सेचुरेटिव प्रोसेस है, या फिर क्वास सेचुरेटिव प्रोसेस है, अर्धवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छे क्वेश्चन से बताओ, कौन से आर्टिकल्स में है, आर्टिकल्स कौन से में है, ये महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल्स में है बताओ। तो आर्टिकल 61 में है, कौन सा हो जाएगा आंसर, ये कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायालयिक प्रक्रिया है, ठीक है, आर्टिकल्स 61 में ये लिखा जाता है। इंडियन पॉलिटी के मैंने कई सारी PDF दी है आप लोगों को, रीड किया कीजिए उसको। इंडियन पॉलिटी की हर जगह 2-3 PDF मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और मैं सारे बैच में दिया हूँ, यहाँ तक कि मतलब फ्री वाले भी, पेड वाले भी, सबको दिया हूँ। तो इंडियन पॉलिटी पढ़ा कीजिए, इंडियन पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सन 1950 से 60 तक भारत में कितने संविधान संशोधन किए गए, 1950 से 60 तक 10 साल के अंदर पूछा जा रहा है, बताओ कितने किए गए थे। तो याद रखिए 9 किए गए थे, 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, फिर से देख लो, पब्लिक अकाउंट कमेटी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, किसके द्वारा किया जाता है। ये तो 1 लाइनर है, देखो और आंसर दो। कल भी मैंने मतलब बताया था किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें, टोटल मेंबर कितने होते हैं 100 बताइए, और लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, और राज्य सभा के कितने मेंबर होते हैं ये बताइए। लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर, ये मुझे बताओ। हाँ गुड, 22 15 7, ठीक है, 22 टोटल मेंबर होते हैं, 15 क्या होते हैं लोकसभा में होता है, और राज्यसभा कितने होते हैं 7 मेंबर होते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, देखो याद रखना, अगर पार्लियामेंट में ज़्यादातर अगर किसी का नियुक्ति होगा तो वो कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। नेक्स्ट देखो, भारत में मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है, कौन सीमित करता है, कौन से मतलब अमेंडमेंट हुए थे जो कि उसको सीमित किया था। ये छत्तीसगढ़ में भी पूछा हुआ, यूपी LT वाले, देखो LT वाले जो बच्चे जो ना वो उनकी बैच है, उस बैच में सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बाकी और जो मतलब NCERT पॉलिटी और फिर से ये सारी चीज़ें मैम पढ़ा रही है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर या थॉट अगर पढ़ना हो LT वाले बैच में, तो इसमें भी थ्योरी और थॉट ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। शायद मेरी जो है ना लगभग 20 क्लास होगी, मैक्सिमम 20 होगी, बाकी सब मैम देख रही है। बताइए कौन से आर्टिकल्स में, सॉरी अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया था कि भारत में मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। बताइए कब हुई थी ये, तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसमें क्या कहा गया था, लोकसभा में जो ना, सभा के जो ना 15% से
ज़्यादा जो है ना मंत्री नहीं होना चाहिए, मंत्री नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब जो ना मतलब बेसिक सा कैलकुलेशन मुझे करके बताओ कि लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं, लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं, सीट बताइए टोटल सीट कितने हैं और इसका 15% क्या होगा, ये बताना आपको है, बताइए जी। 15%, आशुतोष जी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी आपको कैलकुलेट करना आपका काम है। न्यायमूर्ति देखो यहाँ पे एक और न्यायमूर्ति से पूछ दिया ना, E.N. रॉय वॉज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी इनकी नियुक्ति, सो बताइए। अच्छा, सुपरसेंडिंग होम, अच्छा ठीक है, मतलब कि वशिष्ठ को लाखते हुए, मतलब किनकी होने वाली थी लेकिन वो नहीं हुई, फिर वो दूसरे की होगी, बताओ। देखो डिक्टेटरशिप देश में कैसे आता है, डिक्टेटरशिप का एक एग्जांपल देख लो, यहीं पे आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे देखो ये 3 का 3 जो थे ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दौर में चल रहे थे। ठीक है, इनको उठाए, कौन उठाया इनको, इनको इंदिरा गांधी जी ने उठाया, इंदिरा गांधी जी ने उठाया और सीधे क्या बना दिया, CGI बना दिया था। कब बना दिया था, 1773 में। ठीक है, 1773 में, 17 किलो 1973 सॉरी 1973 में इनको क्या बना दिया था, डायरेक्ट इनको क्या बना दिया, हाई कोर्ट से उठाया इनको और डायरेक्ट क्या बना दिया था, CGI बना दिया। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये 3 जो थे ना, S. सेलत, A.N. ग्लोवर और हेगड़े जी, ये 3 के 3 क्या थे, CGI बनने वाले थे। लेकिन इन तीनों को हटाकर ये 1973 में इंदिरा गांधी ने सीधे हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट से बुलाकर सीधे क्या बना दिया इनको, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। ठीक है, हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। कुछ अल्पसंख्यकों में राष्ट्रीयता को राज्यपाल के कुलों के लिए उपबंधन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल्स 160, 162, 165 और 310, बोलो। बताइए, तो याद रखना कौन से राज्यपाल है ना, गवर्नर है, स्टेट गवर्नर, तो 160। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उस उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, जाकिर हुसैन, डॉक्टर S. राधाकृष्णा, V.V. गिरी, गोपाल, रूपक पाठक, ये बताऊं या फिर स्किप कर दो, बोलो। अच्छा, कौन से आर्टिकल्स में जो है ना, ये आपका ये है उपराष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स बताइए, अनुच्छेद बताइए, आर्टिकल्स कौन से है, आर्टिकल्स 63, गुड। तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर S. राधाकृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संसद का अभिप्राय क्या है, अभिप्राय रेफर टू, व्हाट डज द टर्म्स इंडियन पार्लियामेंट रेफर टू, ओनली लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा पूछने की जरूरत ही नहीं है, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट, कोई डाउट, लोकसभा राज्यसभा और क्या है, प्रेसिडेंट है। और यह संविधान में किस अनुच्छेद में है, बताइए, आर्टिकल्स 79, जिसमें ये तीनों के बारे में आता है, 79। नेक्स्ट देखो, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, हाई कोर्ट सॉरी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसका अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल्स कौन सी है, 148, गुड, 148 है इसमें, ऑप्शन नहीं है, हाँ ऐसा ही आंसर दिया करो। नेक्स्ट, संसद के कौन से सदन का सदस्य हुए बिना सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, क्या बोल रहा है, संसद के कौन से सदन के सदस्य हुए बिना भी जो ना आप अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं। अंशु मेरी बहन, आप जो है ना, आप फिर से जो है ना, एक बार अगर आपने देख लिया नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार और आप देख लीजिए। शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए सर एग्जाम पास होने के लिए, आप ये लगातार क्यों लिख रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए एग्जाम पास होने के लिए। अभिमन्यु,
बता दूंगा, ये देख लो लास्ट में मैं शॉर्टकट में मैं बता ही दूंगा शॉर्टकट में आपको क्या करना है। चलो, तो कौन से हो सकते हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, या फिर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस काउंसिल, या फिर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन नंबर बताओ। 131 मैंने गलत कर दिया क्या फिर? अच्छा 148 किसका है, सॉरी, हाँ 131 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है 131 होगा, ये गलत हो गया। इसमें बताइए ऑप्शन नंबर 21 कौन सा हो जाएगा? तो देखो उपराष्ट्रपति ऐसा है ना जो सदन में किसी का सदस्य ना भी होगा ना तब भी उसको क्या हो जाती है, चुना जाता है। अभी बताइए तो करंट में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? और ये पूछेगा एकदम 100%, कान खोलकर सुन लो कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा। कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत का नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण, देखो क्या बोल रहा है, कैग के बारे में बात हो रही है, महालेखक परीक्षण नियुक्ति करने का शक्ति प्रदान करता है। ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कैग की बात हो रही है, कौन सा है? 148, 47, 48, 49, 51 किस में ऐसा कहा गया है? तो याद रखना आर्टिकल्स 148 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना कैग की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, संसद का सदन यदि संसद का सदस्य यदि सदन की अनुमति के बिना कितने दिन का अनुपस्थित रह सकता है? यानी मान लो कि कोई एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो बिना सांसद को इन्फॉर्म किए हुए कितने दिन तक जो है ना वो रह सकता है? बताओ। 3 वर्ष, 8 दिन, 2 वर्ष, 7 दिन, बताइए बिना सांसद को इन्फॉर्म किए हुए। बताइए। कितने दिन तक? 60 दिन तक, ठीक है। अगर 60 दिन बाद 60 दिन तक अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता तो वो सीट क्या हो जाएगी? वो सीट खाली हो जाएगी। सीट क्या हो जाएगी? सीट खाली हो जाएगी, ठीक है, उसको खाली माना जाएगा उस सीट को। नेक्स्ट देखो, संसद के सदस्य की सदस्यता के संबंधित निर्हता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है? देखो संसद में जो है ना सदस्य जो होते हैं उसके जो मतलब जो भी जो होता है डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है उस पर जो अंतिम जो निर्णय होता है वो किसका होता है? मान लो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको डिस्क्वालीफाई करना है, क्या करना है मुझे? इसको हटाना है, डिस्क्वालीफाई करना है, तो इस पे किसका जो है ना अंतिम निर्णय माना जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन पे? क्या ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या होगा सही ऑप्शन? राष्ट्रपति जो है ना वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके उसकी सदस्यता को खत्म कर सकता है। ये आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो आर्टिकल्स 102 और 102 का क्लाउज 1 है और 103 में आपको देखने को मिलेगा, ये 2 जगह आपको देखने को मिलेगा। सर पूरे आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे? हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है। आर्टिकल्स देखो रटने बैठ जाओगे तो नहीं याद होगा। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करोगे तो याद नहीं होगा। आर्टिकल्स याद करने का वो पार्ट वाइज याद करो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। या फिर जब भी मैं कुछ चीज़ बोलूँ तो उसको लेकर बैठा करो ना, मतलब रिसर्च करो उसको, बार बार मतलब दिमाग में रिकॉल करो, याद हो जाएगी ऐसे ही। बढ़िया आगे चलो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का विनिश्चय किया जाएगा। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा डिसाइड किया जाए? प्रेसिडेंट, बाय इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, या फिर बाय द सांसद या पार्लियामेंट्री? करेक्ट ऑप्शन, सॉरी करेक्ट आंसर बताइए। हाँ ये सारे PYQ है, ये शायद यूपी में पूछे हुए एग्जाम में, सब PYQ है। हटाने की बात हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही है, तो कौन हटाएगा?
कौन हटाएगा? तो डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो उस पर किसकी बात मानी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, किसकी बात मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। क्या लिख रहे हो? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित संदेह और विवाद का निर्धारण आर्टिकल 71 का विषय है। ऐसे विवादों को उच्चतम न्यायालय द्वारा ही, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करने का निर्वाचनगण सदस्यों के, हाँ ठीक है, आर्टिकल्स, चलो ठीक है, आर्टिकल्स कितना होगा? आर्टिकल 71, अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद 71 में इसके बारे में कहा गया। यदि सदन के सत्रवासन हो गया हो तो पुनः आहूत करने का के लिए कौन सी अधिकृत है? इफ द हाउस हैज बीन ये ट्रांसलेट ही गलत होता है। हु इज द ऑथराइज टू समराय सरमन अगेन? ठीक है, बताइए कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? देखो मान लो कि ज्वाइन करना है, ठीक है, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो इसको ज्वाइन करके मतलब ज्वाइंट सेशन पे कौन आहूत कर सकता है? ठीक है, तो आहूत कौन सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है को लोकसभा को क्या कर दे? डिसॉल्व भी कर दे। नेक्स्ट, संसद में शून्य पहाड़, देखो 0 आवर, ट्रांसलेट का तो जो ना 0 आवर में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 0 आवर की बात कर रहा है, संसद की 0 आवर। 0 आवर आपको मैंने पढ़ाई है ना, बताओ। 0 प्रहर, शून्य प्रहर में बहस का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या? यदि दोपहर 12 बजे हो जाए तो उसको कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि इस समय क्या घटित होगा। प्रश्नकाल के बाद यह शून्य प्रहर कहलाता है। बताओ, बताओ। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है? इसको देख लिया करो यार, आप लोग जो है ना, आप लोग सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको देख लिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य किसके द्वारा हटाया जाता है? ये तो बता दो। बारह बजे के समय को मतलब मध्य पूर्वा काल कहते हैं, यह है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य पूर्व काल बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कौन हटा सकता है? लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसको कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो देखो, एक तो है कि इसको हटने के लिए क्या चाहिए? दो कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 6 वर्ष हो जाए, या तो इसका 6 साल क्या 6 वर्ष पहले हो जाए, या फिर 65 साल हो जाए, 65 वर्ष हो जाए। ये दोनों में से कोई सा भी हो जाए, जो पहले हो जाएगा उससे वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 6 साल कहने का मतलब है कि इसका ऑफिस क्या हो जाए, यानी जैसे आज मैंने ज्वाइन किया, मेरा 6 साल पहले पूछ जाए, या फिर मेरा 65 साल उम्र हो जाए। दोनों कंडीशन में मैं हट सकता हूँ। हटा कौन सकता है? गृह मंत्री नहीं हटा सकता, प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता, नहीं हटा जा सकता। उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसको हटा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा की विधि समिति, देखो बिजनेस एडवाइजरी समिति के कितने सदस्य होते हैं? 10, 15, 15, अध्यक्ष को 15 छोड़कर, यानी 2/3 यानी 25 सदस्य होते हैं। बताओ। बताइए कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित कितने होते हैं? 15 सहित होते हैं, ये मतलब सदस्य होते हैं, और इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट को जोड़ोगे तो 16 हो जाएंगे, ठीक है।
लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के संबंधित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रॉन्ग पूछ रहा है कि लोकसभा जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अध्यक्ष दलों की मान्यता से संबंधित दिशा निर्देश तय करता है, ठीक है। वह विधेयक को संबंधित निर्णय करता है। वह विशेष अधिकार हनन मामले में निर्णय लेता है। उनके पास दल बदल का आयोग का कोई अधिकार नहीं होता है। अब इसमें से निगेटिव देना है तो निगेटिव अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। बताओ पहला ही क्या है? अध्यक्ष दलों की मान्यता से संबंधित दिशा निर्देश तय करता है, ठीक है। वो विधेयक संबंधी निर्णय लेता है, ये तो सही है आपका, ठीक है। वो विशेष अधिकार हनन पर निर्णय लेता है, ये भी सही है आपका। उसके पास दल बदल पर आयोग पर कोई अधिकार नहीं होता, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना। कहीं भी क्वेश्चंस पे अगर आप फंस जाओ तो आपको एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है, ओके। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के कार्य में नहीं है, नोट पूछ रहा है। राज्यों की संख्या या गठन को बदलना, किसी सदन को स्थगित करना, प्रेसिडेंसी से संबंधित निर्माण को स्वीकृत करना, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करना। ये तो समझ में आ गया। लोकसभा की जो कार्य क्षेत्र है कौन सा गलत है? तो आपको पता है ना? तो इसकी जो ना मतलब सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति नहीं करता। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और ये कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? आर्टिकल्स का नाम बताइए, कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? कमेंट फास्ट। गुड, 76 ऋषि जी, गुड। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव संपन्न सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होते हैं? अब बता दो किस क्षेत्र में जो है ना सांसद में, राज्यसभा में जो ना जो मतलब कि मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, उपयुक्त सभी किस में होते हैं? ये तो बता दो जल्दी से। राज्यसभा में एक चीज मुझे बताओ, राज्यसभा में कितने लोग को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा ने पूछना, बताइए। राज्यसभा में कितने लोग को? तो 12 लोगों को। और ये जो मतलब मनोनीत का ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, संविधान से लिया गया, ठीक है। और ये सभी को, ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपयुक्त में सभी, कोई डाउट? सभी को करते हैं, ठीक है। आयरलैंड के मतलब संविधान से लिया गया है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा वो सब होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें। नेक्स्ट देखो, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकता है, क्या कर सकता है? जब देश में इमरजेंसी लगेगा तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ठीक है। न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवा का वेतन कम कर सकता है, ठीक है। न्यायाधीशों सहित सभी सिविल सेवा का वेतन कम कर सकता है, दोनों सही हो गया। अच्छा, इसमें छोड़कर इसमें सहित, राज्य विधानसभा को धन विधेयक पारित करने का अधिकार वंचित कर सकता है या उपयुक्त में से सभी? अच्छा सवाल, तो अच्छा। किसमें कौन से आर्टिकल्स में आपातकाल का है? तो आर्टिकल्स इमरजेंसी का है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, हाँ गुड, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? आर्टिकल्स कितना? 360 है इसके आर्टिकल्स। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है ना कि वो जो भी कर्मचारी उनके वेतन को क्या कर सकता है? वो कम कर सकता है, या फिर वो जज ही क्यों नहीं हो, ठीक है। तो सभी के वेतन को क्या कर सकता है? वो कम कर सकता है, ओके। ठीक है, बढ़े आगे। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं होगा ना?
राज्य विधानसभा को धन विधेयक पारित करने का अधिकार वंचित। हाँ ठीक है, क्योंकि वंचित इसलिए कर दिया जाता ना कि धन विधेयक पास, अगर आप मतलब पास कराओगे भी तब भी आपको किसकी सहमति लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट की यानी राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी? सहमति लेनी होगी। ठीक है, सहमति लेनी होगी, तो इस वजह से। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा 1 2 3 4 लगाना है, सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज लगाना है। सर क्वेश्चन सारे, हाँ सारे अभी PYQ है, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज करवा दूंगा। थोड़ा सा देखो, अभी लोकसभा को भंग करना, ठीक है, लोकसभा की अवधि समाप्त कर चुनाव के लिए आदेश देना, संसद द्वारा पारित बिलों की सहमति देना, संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित करना। क्या हो सकता है? बताओ। देखो, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए निर्देश देना, ये तो नहीं करते हैं, तो पहला से ही लोकसभा को भंग कर सकता है, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देना हो सकता है, संसद में संयुक्त सत्र बुलाना हो सकता है। तो 2 को काट दीजिए, 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अच्छा 1 3 4 दो जाएगा ऑप्शन से, सेम ही ऑप्शन हो गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है बताइए? संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा। कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून। कौन से आर्टिकल्स का यूज हो सकता है? आर्टिकल्स बताओ, अनुच्छेद बताओ तो। 138 अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 138 के अंतर्गत क्या कर सकता है कि इसकी शक्तियों को संसद को, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्प्लीमेंट इन इंडिया? वित्तीय जो ना आपातकाल भारत में कितनी बार लागू हुआ है? अब ये तो बता दो। कभी लागू हुआ है? तो याद रखो कभी नहीं हुआ है, ठीक है। और इसकी आर्टिकल्स क्या है? 360 इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूरक कोरम होगी फॉर द मीटिंग फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली कोरम शैल बी। अच्छा कोरम जो है ना, कोरम में क्या होता है? ठीक है, गुड। 2/3 मेंबर होते हैं, 1/3 होते हैं, 1/10, ये पहले भी करा चुका हूँ, बता दो आंसर। कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पता चल गया होगा। कौन हो जाएगा? 1/10 होती है कोरम में, सॉरी 1/10 का बी नंबर। नेक्स्ट देखो, लुजेक तामोर सूचक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फिर से पढ़ लो, ये लिखा है वो गलत, लुजेक तो होगा नहीं। एक मिनट, कितने नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर लैक्सो तामूर 38, क्वेश्चन नंबर 38। अब बताइए सूचक के संबंध किससे है? कम्युनिस्ट प्लानिंग से है, साम्यवादी नियोजन से है, राष्ट्रीय दलगत प्रणाली से, धार्मिक नियोजन से, या क्षेत्रीय दलगत प्रणाली से है? बताओ किससे है? अच्छा मैम आप भी है? नहीं है तो कुछ आप मतलब कमेंट करके बच्चों को कुछ मतलब दे दीजिए। चलो मैम है, लाइव चैट में है, आप लोग को कुछ टिप्स चाहिए तो पूछ लो, मैं फिलहाल चुप हो जाता हूँ। नहीं मेरी क्लास तो मैम चल रही है, अच्छी चल रही है। हाँ मैम कह रही है कि UPLT का अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो वो बैच में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आइए मैम, कभी मेरे घर भी आइए, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टूडियो में ले आऊँगा, आइए कभी घर। ठीक है मैं कभी देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ। ठीक है ओके बाय मैम। यार तुम लोग सारे के सारे मतलब मैनरलेस हो गया, मैम आई तो कम से कम कुछ तो हाय हेलो तो मतलब कर लेते। नाम डुबा दिया। चलिए हाँ किसमें है? लैक्सो तामेर किससे संबंध है?
किससे संबंध है? दल प्रणाली से, ठीक है। कहाँ है दल प्रणाली? हाँ, राष्ट्रीय दलगत प्रणाली, नेशनल पार्टी सिस्टम से। अच्छा, अब सब लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग कहें, कमेंट में देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब सब कह रहे हैं, लेट से कमेंट पहुंचती है क्या? कैच ऑफ पार्टी, सॉरी कैच ऑल पार्टी, देखो कि शब्दावली सूत्रपात किसने किया था? कैच ऑल पार्टी, याद आ रहा है? आईआर में भी ये पढ़ाया हूं, कैच ऑल पार्टी। याद करो, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दो। देखो, अब देखो कैच ऑल पार्टी है ना, तो सीधे देखो किसी का नाम है कैच करके, यही है ऑटो कैचर। इन्होंने जो ना पॉलिटिकल्स पार्टी पे दिया था, इन्होंने पॉलिटिकल्स पार्टी पे इनकी थ्योरी थी कि किस तरह से पॉलिटिकल्स पार्टीज को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नॉट पूछ रहा है, सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैडर पार्टी जर्मनी नाजी पार्टी, ठीक है। जेन्यूज पार्टी इंग्लैंड के लेबर पार्टी है, मास पार्टी, ठीक है। प्रतिनिधि पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी है। प्रतियोगात्मक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अच्छे से देख लो, इसमें से बताओ कौन सा सही नहीं है, मैच करना है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, VVI है। कैडर पार्टी नाची, ये मतलब नाजीवाद को कहते थे। हाँ, कैडर पार्टी बिल्कुल सही है कि नाजीवाद जर्मनी से है। लेबर पार्टी कहाँ पे थी? तो इंग्लैंड में थी। अब यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ USSR, ठीक है। और क्या है? कॉम्पिटेटिव पार्टी इंटरनेशनल। सारे तो सही लग रहे हैं, गलत कोई लग रहा है आपको? ये तो सारे सही है, इसके ऑप्शन देख लेना, ये सारे सही है। ये ऑल क्या है? ऑल करेक्ट है। सारे के सारे क्या है? ये सारे सही है, सब सही है, ठीक है। इसमें सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है, ठीक है। कैडर पार्टी जर्मनी। राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निर्धारण रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? सदस्यों और मतदानों के बीच के विचारों को प्रति वफादार रखना। अच्छा, सदस्य और मतदाताओं के विचारों के, ठीक है, वफादार रखना। समाज में स्वर्गीय अनेक हितों का संग्रहित करना, ठीक है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रम का नियमित करना। राजनीति, शिक्षा और सामाजिकरण। बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बता दोगे, बताओ। देखो, याद रख लो, ठीक है। अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल्स पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल्स पार्टी का जो ना सबसे ज्यादा जो उसकी जो मतलब प्रतिनिधित्व होती है, वो क्या करता है कि समाज में जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके हित का जो ना, उनके इंटरेस्ट का क्या रखता है? ख्याल रखता है। क्योंकि पॉलिटिकल्स पार्टी जो भी बनती है ना, वो क्या करना है? उनको सत्ता में रहना है। कहाँ रहना है? सत्ता में रहना है। और सत्ता में रहने के लिए क्या है कि जो पीपुल नीड है, जो आपका पीपुल नीड है, उस पर ध्यान देना, उसको फुलफिल करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखो, आधुनिक दल व्यवस्था का आदर्श स्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्विदलीय व्यवस्था है। यह कथन किसका है? द आइडियाज फ्रॉम द मॉडर्न पार्टी सिस्टम इज द टू पार्टी सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट। दिस स्टेटमेंट किसने दिया था? कहाँ? अच्छा, USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। अच्छा, ये बताइए कि दो पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? अमेरिका के अलावा टू पार्टी सिस्टम तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तो है ही है, और बताओ कहाँ है? देखो, ये तो मतलब अमेरिका में है ही है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, और ब्रिटेन में भी है, तो याद रखिएगा, इंग्लैंड ब्रिटेन। क्वेश्चन काट दो, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, काट दो। ये कैसा क्वेश्चन है? 43 यहाँ पे, अच्छा 44, अच्छा 43 का ये दिया हुआ, राइट। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मैच करना, और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ UP PCS प्री में पूछा गया। पार्टी 1 कैरेक्टरिस्टिक है, पहला क्या है? देखो अच्छे से, मल्टीपल पार्टी यानी बहुदलीय व्यवस्था। कहाँ पे होगा? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रधान व्यवस्था, ठीक है, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। विधानमंडल को अधिक प्रतिनिधित्व बनाती है। शिट, ये तो मैच ही है। और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होगा? प्रजातांत्रिक में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या? एक दलीय चयन के स्वतंत्रता का क्या प्रतिबंधित करता है। दो दलीय व्यवस्था क्या है? विधानसभा के लिए। ये तो सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? देख लो, ए का क्या है? ए का कौन सा है? ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट कहाँ? यहीं पे है, तो ये सारे तो ऐसे ऐसे ही कटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में
प्रबुद्धों को बहुयामी प्रवाह की बात किसने की है? मल्टी डायमेंशनल फ्लो। देख लो, मल्टी डायमेंशनल फ्लो डायरेक्ट क्वेश्चन है या नहीं? आप लोग के साथ दिक्कत है कि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, थ्योरी आप लोग पढ़ते ही नहीं है, फैक्ट 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 सिर्फ करते रहते हैं। बिहार स्टेट के लिए फैक्ट जरूरी है, बिहार स्टेट के लिए फैक्ट जरूरी है। इससे आपका जो है ना लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर सिर्फ मतलब बिहार स्टेट टारगेट है तो सिर्फ आप फैक्ट कीजिए, अदरवाइज आपको आगे का इन फ्यूचर का भी टारगेट है। मेरी बात थोड़ी सी आपको मतलब बुरी लग सकती है, बट आपको जो ना जो भी नोट्स में या फिर जो भी मैं बोर्ड पढ़ाता हूँ लेक्चर, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, और जब उससे क्वेश्चंस बनेंगे तो फिर आप बताओगे नहीं। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द बुक और राइटर का करवा दीजिए। करवा दूंगा, चलो बुक और राइटर के साथ साथ जो ना एक कोटेशन का भी करवा दूंगा कि किसने कौन सी कथन दी है। ओके, आलमंड पावलो, ठीक है, रॉस एट्रिक, पीटर माइकल, एरेसन्स, ठीक है, राजस्थान से पूछा गया, बताओ। ठीक है ठीक है, पॉवेल, ठीक है, नहीं पॉवेल नहीं था यार, देखो ये आपका ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, आलमंड तो था, पॉवेल नहीं था, ये ऑप्शन गलत है, बाकी आपका ये सही है, आलमंड था, बाकी ऑप्शन तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजनीति दल देश के अधिनायक से हमारी रक्षा को सर्वोच्च कवच कैसे प्रदान करता है? ये कथन किसने? पॉलिटिकल पार्टी आर द बेस्ट सेफगार्ड अगेंस्ट द डिस्पोटिज्म इन कंट्री, किसने कहा था? लॉस ब्राइस, हॉल्डर लेस्की, गिलक्राइस्ट या हीस के द्वारा कही गई थी? बताओ किसके द्वारा कही गई थी? बी हैरोल्ड लॉस्की, हाँ चलो ठीक है, हैरोल्ड लॉस्की ने ये कथन कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? तो हैरोल्ड लॉस्की के द्वारा ये कथन कहा गया था, ये हैरोल्ड लॉस्की के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए कौन सी पुस्तक है? देखो ये पुस्तक नहीं, ये राइटर का नाम पूछ रहा है, ठीक है, राइटर कौन सी है? वीनर है, दुर्गेस है, फिनर या फिर ऑग एंड्रो है। कल पढ़ाए हो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम का पुस्तक किसकी है? हुवरेस, ठीक है, किसकी है? हुवरेस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, हुवरेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम से समर्थन करता है? फिर से सुन लो, हिंसा के माध्यम से समर्थन करता है, किससे? हिंसा के माध्यम से, यानी मार काट उनकी है, जो मतलब प्रदर्शनात्मक होगा, संस्थानात्मक होगा, या फिर संरचनात्मक होगा, या फिर अध्यक्षहीन होता। ये तो ऐसे ही पढ़ के ही पता चल गया, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जब भी आप प्रदर्शन करोगे तो एग्रेसिव मूड होगा, क्या होगा? आप हिंसा का सहारा लोगे, तो ऑप्शन नंबर एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? देखो, कैडर पार्टी जर्मनी, ये तो सही था, जॉनिस्ट पार्टी इंग्लैंड से प्रतिनिधि, ये फिर से रिपीट हो गया ना, फिर से रिपीट हो गई ना ये, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा धीरे करवाइए, धीरे करवाने का टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, आधा से ज़्यादा मेरा टाइम ऐसे ही चला गया। राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निर्धारण कौन करता है? ये तो बता दो। फिर से दिखा दो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा ऑप्शन, हाँ वो ठीक है, प्रतिनिधि, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रतिनिधात्मक पार्टी कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि रूस में क्या है? नहीं, अब यार ये ऑल सही है, ठीक है, सारे सही है, इसमें सब सही है। नेक्स्ट, हाँ, राजनीतिक दलों का हाँ प्रतिनिधित्व का निर्धारण करता, सदस्यों और मतदाताओं के बीच के लिए प्रति वफा रखना, समाज और वर्गीकरण के हितों की संग्रह करना, सरकार नीति और कार्यक्रम को नियमित। बताओ, देखो जो भी मतलब राजनीतिक दल में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये पार्लियामेंट है, ये क्या है? पार्लियामेंट है, आप पीपुल है, आप तो पार्लियामेंट जाते नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हम लोग अपनी जगह पे किसको भेजते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जो कि क्या होता है? एमपी के फॉर्म में होता है, और ये कहाँ जाता है? पार्लियामेंट जाता है। तो इसका काम क्या? समाज के वर्गीय अनेक हितों का क्या करना? संग्रह करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक दल व्यवस्था का आदर्श स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 दलीय व्यवस्था से है।
ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। वेट करो 1 मिनट। अच्छा 41 42 फिर से आ रहा है, 1 मिनट, इसी वजह से रिपीटेड लग रहा है ना। 43 हो चुका है, 44 हो चुका है, रिपीटेड है ना। अच्छा इसमें जो है ना शायद क्वेश्चंस ही रिपीट हो चुका है, तो आप लोग सीधे पहुंच जाइए 57 पे। क्वेश्चन सारे मतलब रिपीट डाल दिया है। 57 पे पहुंचो, 57। बाकी सारे क्वेश्चंस क्या रिपीटेड है। चलो देखो, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अवधारण, कौन से अवधारण है। मौका का अवधारण है, ठीक है, बेल्टन निचोला का सिद्धांत है, वेयर का सिद्धांत, या फिर दुवजर का सिद्धांत है। किसका है, जिसने बुक लिखी थी पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी बुक का क्या नाम था, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, किसका है, इनकी है। समूह सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है, ठीक है, द ग्रुप थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ग्रुप थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ग्रुप थ्योरी की बात कर रहा है, किसके द्वारा की गई, बोलो, आर्थर बेंटल, ठीक है, आर्थर बेंटल, इनके द्वारा क्या दिया गया, ग्रुप थ्योरी के बारे में संदर्भ में कहा गया है। इनकी एक बुक थी, इनकी क्या थी, इनकी एक बुक थी, बुक का नाम बता सकते हो, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इनकी एक बुक थी जिसका क्या नाम था, आर्थर बेंटल का, उसी में इन्होंने ये चीज कहा था। ओके नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय कार्यपालिका के सभी प्रमुख दलों की प्रतिनिधि किस देश में होता है। देखो फिर से देख लो, राष्ट्रीय कार्यपालिका के सभी प्रमुख दलों का प्रतिनिधि किस देश में होता है, यानी एग्जीक्यूटिव में जो सारे मेजर जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी सब शामिल होंगे, वो किस देश में होता है बताइए। जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, जहां पे क्या हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो कहाँ पे है, याद रखिए स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे सारे लोगों का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है। दुवजर के राजनीति से दलों के संगठन में कौन से शामिल नहीं है। चलो देखो, हाँ, दुवजर के राजनीति दलों के संगठनात्मक संरचना में कौन सा शामिल नहीं है, नॉट पूछ रहा है ना, बताओ। ये भी पढ़ाया हूँ, याद आ रहा है आपको, मैंने ये भी पढ़ाया है। कौन नहीं है, कुटलिता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा चुका हूँ ये भी। 61 राजनीतिक दल का विशेषता नहीं है। देखो क्या पूछा, विशेषता नॉट पूछ रहा, कौन नहीं है, संगठन, संवैधानिक साधनों का प्रयोग, निर्वाचन में विश्वास, या फिर वैचारिक एकता, बताओ। संवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं है, यही नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो समान सिद्धांत पर सहमत होकर राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर सकता है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो समान सिद्धांतों पर सहमत होकर राष्ट्रीय हित का पूर्ति कर सकता है। लॉस्की ने कहा था, मैकाइवर ने कहा था, या फिर एडमंड वर्क ने कहा था, या फिर गवर्नर ने कहा था। किसका ये, ऑप्शन नंबर किसने कहा था, देखो ये कौन थे, बहुत ज्यादा एडम बर्ग का ये कथन है, बहुत ज्यादा ये क्या थे, तो मतलब रेडिकल थे, रूढ़िवादिता पे बिलीव करते थे। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देखो, विच इज द नॉट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, नॉट पूछा है ना। सरकार का गठन करना, ये तो है भाई। राजनीतिक कार्यक्रम का प्रचार करना, ठीक है। राजनीतिक दलों को शासित करना, प्रेस पर नियंत्रण करना, तो कौन सा नहीं है, प्रेस पर नियंत्रण करना क्या पॉलिटिकल पार्टीज के काम है या नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट, उत्पाद एवं प्रदर्शन प्राय उदाहरण है। संस्थात्मक क्या लिखो, संस्थागत समूह, संसदात्मक समूह, असहयोगात्मक समूह, या उप अधिन्यायी हित की समूह, बोलो। इसमें तो सारे ऑप्शन सही है।
इसको छोड़ दो, 64 छोड़ दो, नेक्स्ट देखते हैं। किस लूट पद्धति, देखो स्पॉइल सिस्टम, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले स्पॉइल सिस्टम आई थी, याद आ रही है? क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आया था। इसमें क्या हुआ था? पहला क्या था? एक्सप्रेसिव ब्यूरोक्रेसी, ये नहीं है, कास्ट बेस भी नहीं है, कौन सा है? तो याद रखिएगा, हाँ कौन सा है? ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी, कौन सा है? ऑटोक्रेसी ब्यूरोक्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए? प्रेशर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शक्ति प्रदान करना नहीं है, राजनीतिक शक्ति तो नहीं प्रदान करना, सत्ता से बना नहीं है, अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पद, हाँ प्रेशर ग्रुप है। जैसे अभी एलओपी कौन है? राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी है। ये क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पे क्या करते हैं? प्रेशर ग्रुप जैसा काम करते हैं, यानी इन पे दबाव डालते रहते हैं, इनकी आलोचना भरपूर करते रहते हैं। और ऐसे भी याद रख लो, अच्छे डेमोक्रेसी की यही पहचान है कि वो सरकार से क्या करे? बार बार सवाल पूछे। तो एज ए पब्लिक आपको क्या करना है कि सरकार से बार बार सवाल पूछना, सरकार ये हो या फिर कोई भी हो, आपको हर बार सवाल पूछना है। नेक्स्ट, यही काम तो हम लोग नहीं करते ना। राजनीतिक दलों को राज सत्ता के पीछे की शक्ति किसने परिभाषित किया? देखो राज सत्ता यानी राजनीतिक दल का यही एक मेन मोटो ही क्या है? सत्ता हासिल करना। किसने कहा था? बर्क ने? किसने कहा था? बोलो, किसके द्वारा कहा गया था? तो हाँ, हर्मन फीनर के द्वारा, साइबेन नहीं, मैकियावेली, बर्क भी नहीं, ये सब नहीं है। नेक्स्ट देखो, दवा समूह को अनाम साम्राज्य, ठीक है, एनोनोमस एम्पायर कहा, किसने कहा था? ये तो बता ही सकते हो, ये मैंने वन लाइनर में दिया है, ये मैंने वन लाइनर में दिया है लिखकर, जिसने कहा था कि मतलब ये सरकारी शासन है। बोलो, फाइनर के द्वारा, गुड, हाँ ये मतलब ये प्रोफेसर ऐसी फाइनर के द्वारा। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों का संगठनात्मक संरचना कौन से संबंध में? बताओ यार, ये तो मतलब बता ही सकते हो, ये मैं क्या बताऊं आप लोग को? कौन सा हो जाएगा? जनमत के चतुर्वर्गीय विभाजन, इसमें कोई डाउट है? बार बार देख रहे हो आप लोग। आपका हो गया अंशु जी, आपका हो गया, मैंने कर दिया, सॉरी अंशिका जी, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दबाव समूह का निर्वाचन अस्थिर होता है, ठीक है। कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं, सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं, सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं। बताओ, ये तो इजीली बता दोगे, बोलो क्या होते हैं? कुछ दबाव समूह क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। हाँ, इसके भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन गलत। कुछ दबाव समूह क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये अगर आता ऑप्शन तो ये ज़्यादा सीधा, बाकी सब सही। अब देखो, अब यहाँ से जो है ना A2 ही था ना, A2E, इसका 10 क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। ये जो 10 क्वेश्चन हो, ये क्या होगा? सुपर फास्ट वे में चलेगा। तो सुपर फास्ट वे के लिए आप तैयार हो जाइए। ये सबसे कितने क्वेश्चन आएंगे? 10-10 क्वेश्चन आएंगे। जितनी जल्दी तैयार हो सकते हो तो हो जाओ, और बाकी मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और आप लोग रेडी हो जाओ। सबसे 10 क्वेश्चन, इससे भी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आप लोग 1 मिनट का बस वेट कर लो, और वेट अ मिनट, ठीक है। 1 मिनट का वेट कर लो बस।
चलो ओके, चलो आ जाओ। अब क्लास जो है ना सुपर मोड में एक्टिव कीजिए। पहला क्वेश्चन किससे? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर्स एंड स्कोप से। पहला क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आंसर देना है। राजनीति विज्ञान का एक उप शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह डिफाइन करता है, परिभाषित करता है? पहला क्या है? एकांत में राजनीति सिद्धांत का विचार का अध्ययन करना, एकांत में, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? आइसोलेट होकर। विभिन्न देशों में राजनीति प्रणाली, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तुलना करना, ठीक है। क्या करना है? कंपैरेटिव है तो तुलना ही करेंगे दूसरे से। तो दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो देश है उसी से क्या करना है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, अमेरिका, इनसे क्या करना है? इन्हीं से हमें कंपेयर करना है। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषण करना, कर सकते हैं बट वो उतना अच्छा नहीं है। एक ही राष्ट्र के भीतर संबंध है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति में अधिकतम समान प्रणाली डिजाइन MSSD पढ़ा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? फिर से सुन लीजिए, किसके लिए किया जाता है? पहला क्या है? बहुत भिन्न राजनीति प्रणाली की तुलना करने के लिए, ये तो नहीं होगा। दूसरा, समान संरचना वाले देश की तुलना करके परिणाम के प्रमुख अंतर को पहचानना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ये भी सही है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का मतलब ही यही होता है कि अपने देश को दूसरे देश के साथ क्या करना? कंपेयर करना। क्या करना है सर? MSSD का फुल फॉर्म द मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिजाइन, द मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिजाइन, ये पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी केवल तानाशाही व्यवस्था नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करो। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक सरकार को व्यवस्थित अध्ययन का अग्रणी मानते हैं? कार्ल मार्क्स मानते हैं, जॉन लॉक, एरिस्टोटल या फिर मैक्स वेयर? बोलो। याद आप लोग किसे बोलते हैं? अरस्तु को। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, कॉपी किताब निकालो और लिख लो। तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार की व्यवस्था, अभी यार तुलनात्मक राजनीति लिखो ना। राजनीतिक के जनक कौन है? तो याद रखना एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से ये VBI है, ये क्या है? VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, नॉट पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन पढ़ो, फटाफट आंसर दो। ऑप्शन पढ़ो पहले। ऑप्शन क्या है? राजनीति व्यवहार के बारे में समान सिद्धांत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में कभी समान सिद्धांत हो ही नहीं सकता। हम कंपेयर कर रहे हैं। एक ही देश में सरकार का कार्यक्रम को समझना, ठीक है, एक ही देश में सरकार के कार्यक्रम को, एक मिनट सॉरी, राजनीति व्यवहार के बारे में सामान्य सिद्धांत विकसित, हाँ हो सकता है, सामान्य सिद्धांत विकसित हो सकता है। राष्ट्रों के बीच राजनीति संस्थाओं को तुलना कर सकते हैं। राजनीति परिवर्तन और स्थिरता को प्रतिमान विश्लेषण कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? तो एक ही देश में सरकार के कार्यक्रम को समझना मुश्किल है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमेशा आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? तो अदर से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ही यही होता है। नेक्स्ट देखो, तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़िए, बताइए। केवल औपचारिक संस्थाओं पे नहीं, केवल हो गया तो सिर्फ नहीं, औपचारिक संस्था पे देता है लेकिन केवल नहीं देता है। राजनीतिक व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया के अनुभाविक अवलोकन, ये हो सकता है, वेट कर लो। राजनीति पाठों का ऐतिहासिक विश्लेषण भी करता है लेकिन कम करता है। न्याय का दर्शन, न्याय के पढ़े, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राजनीति व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया की अनुभाविक अवलोकन करता है। सी नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से करता है? बताइए, सबसे अच्छी तरह से कौन करता है? बोलो सर, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए पढ़ने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ो। ऑप्शन ए है, लोकतंत्र देशों के चुनाव के अध्ययन के सीमित करता है, ये तो नहीं होगा।
विविध राष्ट्रों को राजनीतिक प्रणाली, संस्थाओं, संस्कृति और प्रक्रियाओं को शामिल करना। हाँ, बहुत सारे राष्ट्र को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय संधियों को केंद्रित कर नहीं, हर चीज़ करना, रक्षा से लेकर डिफेंस, और आपको जो है ना मतलब रिलेशन हो गया, हर चीज़ को करना है। भारत में राजनीतिक दलों का विश्लेषण सीमित करना, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड प्रोसेस अक्रॉस द डाइवर्स नेशन। नेक्स्ट, द पोस्ट बिहेवियर रिवोल्यूशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर व्यवहार क्रांति की मांग किस मांग से की जाती है। ऑप्शन पढ़ लो। तकनीकी डेटा और मूल अनमूल अनुशासन के अध्ययन पर केंद्रित होता नहीं होता है। ठीक है, राजनीति अनुशासन को प्रसारित कार्रवाई के मूल्यों पर मांग हो सकता है। अनुभाविक तरीके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रहता मतलब स्वीकृत करता तो हो सकता था, अस्वीकृत है तो नहीं होगा। ऐतिहासिक तुलना पर विशेष निर्भर नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ ना, हर दिन क्लास यहाँ पे होती है ना, क्लास का वीडियो आप देखते होंगे, ठीक है, क्लास वीडियो का यहाँ पे पीडीएफ टाइप का इस तरह से बना नहीं होता। आप लोग को इस तरह से यहाँ पे पीडीएफ लिखा नहीं होता यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यही पीडीएफ खुल के आएगा, तो पीडीएफ आप देख लीजिए। और ऐसे मैं ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी तो डाल ही देता हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत दृष्टिकोण के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही है। पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ो खुद से, ऑप्शन पढ़ो, मैं सिर्फ आंसर लगाऊंगा, ऑप्शन खुद से पढ़ो। पढ़ो ऑप्शन खुद से पढ़िए, मैं सिर्फ आंसर लगाऊंगा। ऑप्शन पढ़िए, दिख रहा है ना सबको। अनौपचारिक राजनीति व्यवहार पर ध्यान केंद्रित कर, देखो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों पे करता है। संविधान विधेयकों और नौकरशाही जैसे औपचारिक संरचनाओं पर जोर देता है, ये तो सही है। व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारण को अध्ययन करता है, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन करता है। वैश्विक प्रणाली को विशेष, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, तुलनात्मक राजनीति में आधुनिकीकरण सिद्धांत का मुख्य रूप किससे जुड़ा हुआ है, किससे, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है, बताओ। सैमुअल पी हैंस्टिंग, वाल्ट विटमैन रोस्ट, एमुअल वाल्टर स्टीन, कार्ल मार्क्स, किससे जुड़ा हुआ है। ये मैंने जो 30 नंबर वाली जो क्लास करवाया था ना, उसमें भी ये था, 30 नंबर वाली क्लास करवाया था, थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी बी, वाल्ट वाइटमैन रोस्टो, वाल्ट वाइटमैन रोस्टो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, तुलनात्मक राजनीति में राजनीति अर्थशास्त्र दृष्टिकोण का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह करता है, सबसे अच्छी तरह। विश्लेषण में राजनीति अर्थशास्त्र को अलग करना, देखो अलग नहीं कर सकते, साथ में लेना है, तो वो ऑप्शन ही गलत है। राज्य और सामाजिक विकास के समझने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक कारणों का एकीकरण करना, हाँ ये सही ऑप्शन है। चुनाव प्रणाली पर विशेष ध्यान देना, ध्यान सब पे देना, विशेष नहीं देना। राजनीति में धर्म का अध्ययन करिए, तो बिल्कुल नहीं करना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो सब टॉपिक बी है, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। अप्रोच क्या क्या लगाना है वो देखना है अभी, ठीक है। पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं माना जाता। वैदिक संस्थापन दृष्टिकोण ये तो माना जाता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये भी माना जाता है, प्रमाणित नीचे का ही दो कोई होगा, बताओ नीचे का ही दो कोई है तो प्रमाणित 10 फिलोसफी अप्रोच माना जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच नहीं माना जाता है, इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच नहीं माना जाता। सिस्टमैटिक आप नहीं चल सकते, कहीं पे डाटा ज़्यादा मिल सकता है, कहीं पे कम मिल सकता है, कहीं पे कंपैरेटिव क्या हो सकता है, आप किसी नेशन से जो ना एक नेशन दूसरे नेशन से सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखो, तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, को मुख्य रूप किस विद्यमान के द्वारा जोड़ा गया। देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये मैंने 30 मार्क्स की क्लास करवाई थी ना, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बताइए तो किसके द्वारा कहा गया था, एल्बियट आलमंड के द्वारा। ये सीधे जो ना सीधे वो मैं 2 क्लास जो करवाया ना 30 मार्क्स का VV आई है, 30 मार्क्स जिसमें मैं लिखा हूँ, इसकी एक और वीडियो आएगी, 3 वीडियो इसकी एक और वीडियो आएगी, 30 मार्क्स आपको वहीं से आएगा।
कौन सा दृष्टिकोण औपचारिक कानून संस्थाओं के बजाय व्यक्तिगत और समूह के वास्तविक राजनीति व्यवहार का अध्ययन पर जोर देता है? फिर से देखो, कौन सा दृष्टिकोण जो ना औपचारिक कानून यानी इनफॉर्मल जो ना कानून के बजाय व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल समूह के वास्तविक राजनीति व्यवहार को अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं उसको? बिहेवियरल अप्रोच पढ़ाया था। सर थोड़ा सा बैठ जाइए, आपका पढ़ाया हुआ सब है बट सर इतनी तेज़ी नहीं हो पाती है, क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है। हाँ सर। चलो मेरी सिस्टर बोल रही तो फिर मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा, लेकिन तेज़ी कर लो ना क्योंकि टाइम हो रहा है ना। कितना टाइम हो चुका है बताओ? मैक्सिमम कितने मिनट बचे होंगे? 20 मिनट। तो 20 मिनट में ख़त्म भी तो करना है ना। तुलनात्मक ये राजनीति में जब आपको PDF मिल जाएगा तो आराम से भी आप पढ़ सकते हो घर पे। अभी सुन लो, तुलनात्मक राजनीति में तंत्र दृष्टि, ठीक है, सिस्टम अप्रोच को किसने लोकप्रिय बनाया? किसने? अरिस्टो, डेविड स्टन, कार्ल मार्क्स या फिर मैकियावेली? बताओ। तो याद रखना, तुलनात्मक दृष्टि में ज़्यादातर नाम किसका सुना होगा? डेविड स्टन का। याद रख लो, डेविड स्टन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, कौन सा दृष्टिकोण कुछ समान मामले में विस्तार से तुलना करके कारणात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? वो क्लास देखी होगी। शब्द आप यहाँ पे ढूंढ लो। शब्द क्या आपको ढूंढना है? शब्द क्या ढूंढना है आपको? कारणात्मक संबंध। ये शब्द अगर आपका मिल गया, सीधे आप आंसर लगा सकते हो। आप सीधे क्या कर सकते हो? सीधे आप आंसर लगा सकते हो। बताओ कौन सा था? मोस्ट सिमिलर डिफेंस सिस्टम, डी। नेक्स्ट देखो, ये तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत दृष्टिकोण, कीवर्ड मिल गया। इंस्टीट्यूशन अप्रोच, कीवर्ड मिल गया आपको, इसीलिए कीवर्ड पर आया था। कीवर्ड मिला, आंसर सीधे दे दोगे। ऑप्शन नंबर बताइए। बी, गुड, संविधान विधायिका जैसी औपचारिक संरचना पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कीवर्ड ढूंढो बन जाएगा। ये जो है वो पूरा कीवर्ड का खेल है। तुलनात्मक राजनीति में कौन सा दृष्टिकोण राजनीति व्यवहार के विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्र की अवधारणाओं का उपयोग करता है, यह मानते हुए कि व्यक्तिगत तर्कसंग क्या अभिनेता है? देखो, अब ये भी अगर आपने यहाँ से कीवर्ड निकाल लिया तो आपका क्या हो जाएगा? इजीली बन जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? कीवर्ड ढूंढो। इसमें कीवर्ड मिल गया। क्या लिखा हुआ? दृष्टिकोण राजनीति व्यवहार के विश्लेषण में अर्थशास्त्र की क्या करना? अवधारणाओं को उपयोग करते हुए। तो अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को कौन उपयोग करता है? तो तर्क संघ वाला। कीवर्ड ढूंढा, अर्थशास्त्र, इसका सीधे किससे रिलेशन होगा? इसीलिए कीवर्ड वाली क्लास भी आई है। कीवर्ड वाली क्लास क्या है? वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन। अब ये कीवर्ड आ गया। ये पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको फिर पूरा पढ़ने की जरूरत भी है? बताओ, आंसर सीधे दे दोगे? बताओ 8 का क्या आंसर होगा? पूर्ण निर्णय और संस्थागत विकास के लिए वर्तमान राजनीति परिणामों पर प्रभाव, नेताओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये तो नहीं होगा। हाँ, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ वोटिंग पैटर्न, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे भी ऑप्शन ए ही होता। नेक्स्ट, कौन सा दृष्टिकोण मूल्य, विश्वास और प्रतीक की राजनीति व्यवहार और संस्थाओं को आकार देने में भूमिका पर जोर देता है? ये भी समझ में आ गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा। कौन देता है बताओ? देखो क्या बोल रहा है, दृष्टिकोण मूल्य, विश्वास और प्रतीकों की राजनीति व्यवहार के संस्थाओं को आकार देने में क्या देता है? कीवर्ड ढूंढ लिए। इसमें कीवर्ड क्या ढूंढोगे? कीवर्ड बताओ उसमें क्या है कीवर्ड? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट है। तुलनात्मक राजनीति व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक निम्नलिखित में से कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आलोचक क्या हो सकता है इसमें? यह औपचारिक संस्थाओं की अपेक्षा करता है, हो सकता है? बताइए, ये औपचारिक संस्था की, ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? यह बहुत वर्णनात्मक और इसमें वैज्ञानिक कठोरता का अभाव है। ठीक है, यह नोट पूछ रहेगा नहीं, ठीक है। यह राजनीति के मूल्य और मानदंडों की भूमिका की अपेक्षा करता है। इट इज़ फोकस ओनली ऑन द डेवलपमेंट कंट्री, ये सिर्फ विकसित राज्य को फोकस करता है। बताइए तो क्या हो जाएगा? यह राजनीति मूल्य और मापदंडों की भूमिका की अपेक्षा करता है, तो यही क्या हो जाएगा इसकी सही ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और
कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद। पहला ऑप्शन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों और निजी स्वामित्व होता है जिन्हें लाभ किया जाता है। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ द मतलब प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, प्राइवेटली ऑनर के पास है। मान लो कि जैसे ये लैंड है, ठीक है ना, इंडिया है, और मान लेते हैं ये भारत है, ये पूरा क्या है, ये पूरा भारत है मेरा, ठीक है। भारत में आधा ज़्यादा लैंड किसके पास है, अडानी के पास है, ठीक है। दूसरा मान लो अंबानी के पास है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मान लो कि 3 करोड़ लोग हैं, इतने सारे लैंड है। तो ये जो लैंड है ना, जिन पे क्या है, पर्सनल अधिकार है। तो ऐसे लैंड या फिर ऐसे ये इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पूंजीवाद बोलते हैं। यानी जिसके पास जितना धन है वो उस धन से वो सरकार चला सकता है। तो कैपिटलिज्म का थ्योरी कहाँ से आया था, यूएसए से आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आर्थिक प्रणाली के रूप में समाजवाद का प्रस्ताव, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, सभी उद्देश्यों का पूर्ण सरकारी नियंत्रण नहीं, प्रमुख उद्देश्यों का समूह और सार्वजनिक स्वामित्व सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए धन वितरण करना। ऑप्शन नंबर बी हो गया, सी और डी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट देखिए, पीडीएफ मिल जाएगा, अंशु जी घबराइए मत, पीडीएफ मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स का सबसे निकट संबंध किस राजनीति और आर्थिक विचारधारा से है। कार्ल मार्क्स का जो है ना सबसे, ये देखो ये कीवर्ड अगर आपको पता होगा तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। कार्ल मार्क्स क्या हो जाएगा, कम्युनलिज्म कहाँ है, साम्यवाद। कार्ल मार्क्स कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर मौजूद रहती है, बताइए। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर मौजूद रहती है, पढ़े ऑप्शन। केवल संसाधनों का निजी स्वामित्व, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब कि सबका हो सकता है। केवल उत्पादन पे सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपस में क्या है, कोरिलेट है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व और सरकारी हस्तक्षेप सभी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखो, उत्पादन के साधनों को सामूहिक स्वामित्व देकर वर्ग भेद को समाप्त करने का लक्ष्य किस आर्थिक प्रणाली की वजह से। इसमें मैं आपको बताना है, देखो क्या बोल रहा है, ऐसे तो इसमें ये हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा। क्या बोल रहा है, वर्ग भेद, यानी समाज में जो है ना, मान लो कि बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, और इन सब में क्या है, डाइवर्स है, बहुत ऊंचा नीचा है, तो सबको जो है ना फिल देना, यानी रिसोर्स क्या करना, सबको पहुंचाना, सारे वर्ग को। तो ये किस में आता है, समाजवाद में आता है, सोशलिज्म में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उपनिवेशवाद का मुख्य रूप से क्या शामिल है, बताइए। उपनिवेशवाद का मुख्य रूप से क्या शामिल है, ऑप्शन। समान राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक देश द्वारा किसी अन्य देश को राजनीति और आर्थिक प्रभुत्व आमतौर पर साधनों का शोषण करना, यही तो कर रहे थे ना, यही क्या हो रहा था, ब्रिटेन थे, ब्रिटेन के हम लोग क्या थे, उपनिवेशवाद थे, तो वो भारत से क्या कर रहे थे, लूट कर ले जा रहे थे। भारत जबकि मतलब सोने की चिड़िया थी, मतलब मुगल के टाइम पे ये 25% जीडीपी भारत का था, वो सारे खोखले करके चले गए। तो यही तो शोषण होता है, आगे की पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पूंजीवाद एक प्रमुख विशेषता है, किसकी पूंजीवाद एक प्रमुख विशेषता है, पूंजीवाद एक प्रमुख विशेषता है। देखो पूंजीवाद हमेशा मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से जुड़ा होगा, अडानी अंबानी, याद रखना। तो पूंजीवाद क्या, निजी संपत्ति का अधिकार और मुक्त बाजार। इनको क्या चाहिए, इनको अपनी पूरी की पूरी लैंड भी चाहिए, और प्लस ये लैंड कैसा हो, टैक्स फ्री हो। अभी आप लोग बिहार में एक न्यूज़ सुने होंगे, सुने ना, 1 रुपये में जो ना अडानी को बहुत सारा ज़मीन क्या किया, अलॉट कर दिया, ओनली फॉर कितने रुपीज़ में, 1 रुपीज़ में, 30 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा विचार पूंजीवाद की आलोचना और साम्यवाद को में क्रांतिकारी परिवर्तन की वकालत के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा विचारक पूंजीवाद और आलोचना, पूंजीवाद की आलोचना करना, अच्छा, कैपिटलिज्म की क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। एडवर्सरी फॉर द रिवोल्यूशनरी ट्रांसिजेशन ऑफ कम्युनिज्म, हाँ बताइए किसने कहा था ये थ्योरी। तो ये थ्योरी देख लो, याद रखना, ये कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स जो है ना पूंजीवादी को बिल्कुल नीचे रखते थे और कम्युनलिस्ट ये साम्यवादी को हमेशा ऊपर रखते थे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं समाजवाद की विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद की विशेषता, मतलब विशेषता नहीं, समाजवाद की विशेषता नहीं है।
प्रमुख उद्यम में सार्वजनिक और सामूहिक ये तो सही है, ठीक है। आर्थिक समानता कम करने वाली धन, ये भी सही है। बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार हस्तक्षेप, ये गलत है। वंचित वर्गों के लिए कल्याण, ये सब। तो ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार की वो खत्म नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व को मिलाकर बनने वाली आर्थिक प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? फिर से देख लो, कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म दोनों को मिलाकर, ठीक है। ये जो ना ये नोट्स में होगा ये इमेज, यहाँ पे कैपिटलिज्म है, यहाँ पे सोशलिज्म है और बीच में ऐसे है, ठीक है। ये कैपिटलिज्म है, ये सोशलिज्म है और बीच में जो है उसको क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं उसको? तो इसको मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, दो बार है, चलो डी देख लो, ई देख लो, खत्म ही है, टाइम हो गया होगा, सर बाहर खड़े होंगे। कंफर्म है कि सर बाहर, क्यों? क्योंकि सर का क्लास 10-15 मिनट पहले ही खत्म हो जाता है। किस राजनीति वैज्ञानिक द्वारा दलीय व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था, देखो किस राजनीति वैज्ञानिक के द्वारा दलीय व्यवस्था को क्या किया? एक दलीय, दो दलीयों को बहुदलीय प्रणाली में वर्गीकृत किया। यानी जहाँ पे जो ना मतलब 2 पार्टी है, ठीक है, 2 पार्टी को 1 किया गया और 1 पार्टी को क्या किया गया? मल्टी पार्टी किया गया। किसके द्वारा? डेविड स्टन। बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत भी है। किसके द्वारा किया गया था? बी। चलो कम से कम तुम लोग पढ़ के तो आते हो, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। नियोवानी सातोरी। कौन सा देश दो दलीय प्रणाली का शास्त्रीय उदाहरण माना जाता है? कौन सा देश है जहाँ पे 2 दलीय प्रणाली है? बताने की जरूरत भी है। यूएसए। कहाँ पे है? यूएसए। भारत में मल्टी पार्टी है। गठबंधन सरकार के बनने की सबसे अधिकांश संभावना किस प्रकार की दलीय प्रणाली में होती है? कहाँ पे होगी? तो मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे होगा वहीं पे ना बने। जैसे एनडीए है, ठीक है, एनडीए है हमारे यहाँ, और क्या है? इंडिया है, इंडिया अलायंस है। यहाँ पे एनडीए, बीजेपी, इसमें क्या प्रमुख पार्टी, और इसमें कौन से है? कांग्रेस क्या इसमें प्रमुख पार्टी है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम। निम्नलिखित में से किस राजनीति दल के बजाय दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप माना जाता है? किसे कहा जाता है प्रेशर ग्रुप भारत में? भारत में प्रेशर ग्रुप किसे कहा जाता है? बताओ। निम्नलिखित में से किस राजनीति दल के बजाय, देखो यहाँ पे राजनीति दल को छोड़कर बात कर रहा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो होगा, बीजेपी तो खुद शासन में, कम्युनिस्ट पार्टी कौन सा हो जाएगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईए, ठीक है। ये क्या है? सीआईए क्या है? तो याद रखना इसमें जो है ना जो भी मान लो कि जो भी जो ना आर्थिक मतलब पूंजीवाद मान लो ना, जैसे कि मान लो तो इसमें अडानी अंबानी लिख लो एग्जाम्पल में, सही समझ में आएगा। अडानी अंबानी, ठीक है। ये ना तो मतलब चुनाव लड़ती है, नहीं वो सरकार के राजनीति दल में कोई हस्तक्षेप करती है। ये राजनीति व्यवस्था में हित अभिव्यक्ति का मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ये तो बता ही सकते हो, किसके द्वारा किया जाएगा? बोलो। सेना के द्वारा नहीं भाई, न्यायपालिका नहीं भाई, पर ये राजनीतिक दल और दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक दलीय प्रणाली की व्यवस्था है जहाँ पे एक ही दल हो, ओनली फॉर एक दल? बताइए। पीरियोडिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो जहाँ पे एक दल होगा तो वहाँ पे फ्री या फेयर इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इलेक्शन कराए फिर भी वही जीतेगा, जैसे चाइना। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। राजनीति बहुल बात तो नहीं। नो लीगल अपोजिशन पार्टी, यही तो होगा ना जहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी नहीं हो। चाइना क्या है? चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। चाइना में क्या है? 1 पार्टी सिस्टम है। कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे मेन रोल में कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कैच ऑफ, देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इस पे आया था ना, याद आ रहा है? कैच ऑल पार्टीज आ रहा है? कैच ऑल पार्टी का सबसे अच्छा वर्णन किसके रूप में किया जाता है? बताओ। तो देख लेना यही होगा, ठीक है। वर्ण या विचारधारा के प्रवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों को समर्थन जुटाने का प्रयास। यानी कौन से कास्ट का है कोई मैटर नहीं करता है, कौन से रिलीजन का है कौन से मैटर नहीं करता, पुअर है या फिर रिच है, ये कोई मैटर नहीं करता। सबको क्या करना है? इक्वल मिला के उसको जोड़ना है।
निम्नलिखित में से कौन सा हित समूह का उदाहरण है, ये तो बता दो। हित समूह का उदाहरण है विधानसभा, ये तो होगा नहीं, इलेक्शन कमीशन होगा नहीं, मेडिकल एसोसिएशन, प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं। कौन सा हित समूह का उदाहरण कौन सा है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। यहाँ पे सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? चिकित्सा पे बात करते हैं ना। ये इनकी पॉलिटिकल्स कुछ भी आइडियोलॉजी है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, पारंपरिक ये राजनीति सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक स्थिरता के लिए कौन सी दल प्रणाली सबसे अनुकूल मानी जाती है? पढ़ लो, बताओ क्या बोल रहा है। विच पार्टी सिस्टम इज द मोर कंडक्टिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है वहाँ पे कौन सी है? टू पार्टी सिस्टम है। कभी ये नहीं तो कभी वो। हाँ बस 10 मिनट, 10 मिनट। सर का फ़ोन आ रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें दबाव समूह और राजनीति दल सरकार के हिस्सा बने बिना सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है, कौन सा होगा? बिना सरकारी, ये मतलब बिना सरकार का हिस्सा बने हुए सरकार को प्रभावित करता है, कौन सा हो जाएगा? लॉबिंग। ठीक है, याद रख लेना, PDF दे दूंगा। अभी लास्ट यूनिट है, देख लो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी देख सकते हो उतनी जल्दी देख लो। ठीक है सर, आप बोल देते हो तो क्वेश्चंस दिमाग में आ जाता है। चलो ठीक है, मैं बोल ही तो रहा हूँ ना, बस आप लोग सुन लो किसी तरह से। एक ही काम करना है कि बस सुन लेना है। ठीक है, बस सुन लीजिए। नेक्स्ट देखो, किस राजनीति वैज्ञानिक ने राजनीति संस्कृति का अवधारणा दिया था? किसने दिया था? गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्डमैन। किसने दिया था? बोलो बोलो। इनकी एक बुक है, क्या नाम है इसका? सिविक्स कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन राजनीति संस्कृति का सबसे अच्छी तरह से क्या करता है? परिभाषित करता है। सरकारी संस्थाओं का औपचारिक संरचना, किसी राज्य के आर्थिक नीति, राजनीति व्यवहार को आधार प्रदान करने वाली दृष्टिकोण, विश्वास एवं मूल्यों के समूह है। आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यही होगा। राजनीति व्यवहार को आधार प्रदान करने वाले दृष्टिकोण और विश्वास एवं मूल्यों का समूह है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीति संस्कृति बोलते हैं। नेक्स्ट, आलमंड और बड़वा ने राजनीति संस्कृति के 3 प्रकार की पहचान की। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा ना, बताइए कौन सा नहीं है? संकीर्णीय है, सहभागिता भी है और आज्ञाकारी भी है। ये नहीं है, क्रांतिकारी नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रख लेना, ये VVI, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं हर एग्जाम में। ठीक है, संकीर्णीय है, सहभागी है, आज्ञाकारी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पैरोकियल्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट है, बाकी इसमें से ये नहीं। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ। संकीर्ण राजनीति संस्कृति में नागरिक क्या होगा? नागरिक तो राजनीति प्रणाली के प्रति बहुत कम जागरूकता या भागीदारी रखते हैं, यही चीज़ तो होता है। नागरिक का क्या होता है? उतना कुछ है नहीं, खास करके इंडिया में। आलमंड, ये तो सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, विच कंट्री इज द ऑफ्टन सीटेड एज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल कल्चर। बताइए, राजनीति सहभागी, राजनीति संस्कृति, कीवर्ड पकड़ लिए बन जाएगा। कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पे होगा वही होगा। यहाँ पे क्या है? 2 पार्टी सिस्टम है, USA हो जाएगा। ठीक है, हाँ, किस प्रकार की राजनीति संस्कृति में नागरिक सरकार आउटपुट के प्रति जागरूकता होती है, लेकिन राजनीति इनपुट भागीदारी या निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रति नहीं होती है? ये तो बता सकते हो कौन सा होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं इसमें। हाँ, B नंबर। नेक्स्ट, आलमंड और बड़वा द्वारा प्रस्तुत नागरिक संस्कृति का अवधारणा किसके संबंध में है? पढ़ लो, पढ़ के बताओ, पढ़ के बता दो, पढ़ के बता दो किसके संबंध में है? पढ़ के बता दो। संकीर्णी आज्ञाकारी सहभागिता संस्कृति, यही तो हो गया, पहला ही तो हो गया। क्या है इसमें? 3, यही तो हो गया, बाकी ये सब होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? सही है। राजनीतिक संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? नोट पूछ रहा है, बताइए कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? और पहला क्या? राजनीतिक कार्यों को आर्थिक संरचना प्रदान करना, ये तो है। राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देना, ये भी है।
सभी चुनाव के परिणाम को निश्चित रूप से तय करना, यही नहीं, निश्चित रूप से कोई तय कर नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर डी, एलिमिनेशन मेथड यूज करना बन जाएगा सारे क्वेश्चन में। राजनीतिक सामाजिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भ करता है जिसमें क्या होगा, बोलो, जिसमें क्या होगा, वहाँ पे इंडिविजुअल की बात होगी। देखो इंडिविजुअल है कहीं पे, ऑप्शन नंबर, अपने व्यक्ति राजनीति मूल्यों और विश्वास दृष्टिकोण को ग्रहण करते हैं, ठीक है। किसी राजनीतिक संस्कृति में जनता की राजनीति भागीदारी व्यापक और प्रोत्साहित होती है, ये तो बता दो किस में होती है, सहभागी में होती है। चलो आपका ये सारी चीज़ें द एंड हो गई। डाउट पूछो, डाउट जल्दी, डाउट है कुछ तो पूछिए। नोट्स के लिए मैं पिन अप कर दूंगा, बता देता हूँ। देखो फोकस किस पे करना आपको, फोकस किस पे, मतलब किस पे करना वो सुन लो, आर्ट ऑफ टीचिंग पे, आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। और इसमें जो ना इंडियन पॉलिटी वाली जो भी है उस पर फोकस करो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो होगी, दूसरी चीज़ जो है ना राइटर और बुक पे फोकस करो, राइटर और बुक पे फोकस करो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है ना स्टेटमेंट वाला जो मैंने क्वेश्चंस करवाई है, स्टेटमेंट और थिंकर, इस पे फोकस करो। और PYQ जो मैं मतलब YT पे जो मैं करा रहा हूँ इस पे फोकस करो। आपका जो है ना 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 80 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज की क्लास, नोट्स वाले नंबर पे कॉल करना, मैं नोट्स नहीं देता हूँ। ओके चलो ठीक है।